Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आरबीएससी इंग्लिश मीडियम का सिलेबस। हिंदी मीडियम के अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पर मेरा कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट 3rd चैप्टर वहाँ पर कंप्लीट होने वाला है और आज से मैं स्टार्ट करूँगी इंग्लिश मीडियम का जो सिलेबस है। इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी मेरी एक वीडियो में डिस्कशन उसका कर रखा है। वहाँ पर मैंने अच्छे से बता रखा है कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, बट वहाँ पर मैंने यूनिट वाइज बताया था। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पर कितने चैप्टर्स आपके पास रहने वाले हैं, क्योंकि पैराडाइमिक कंडीशन में हो सकता है कि अभी भी किसी स्टूडेंट के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हो स्कूल से, या फिर कुछ उसको इश्यूज़ रह रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ इजीली क्लियर यहाँ पर होने वाली है। टोटल आपकी बुक में है आपके पास 15 चैप्टर। ठीक है, वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर आपका मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप, मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजरियल रोल्स एंड लेवल्स, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही एक यूनिट के चैप्टर हैं। फिर आपका मोटिवेशन और लीडरशिप, ये दोनों एक यूनिट में है। उसके बाद है मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन, देन एडवर्टीजमेंट। 9th चैप्टर की बात करें तो बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें से हमारे को 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। कॉन्ट्रैक्ट, लीगल प्रोविजन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन 9th और 10th दोनों में से हो सकता है, और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर्स में से आपकी हो सकता है। इसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्रोडक्शन, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स। 12th चैप्टर की बात की जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईडीपी, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस। 13th नंबर में है इंश्योरेंस, देन सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लास्ट चैप्टर है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। आपको मेरी वीडियोस में आपकी 15 सारे चैप्टर्स में कंप्लीट कराऊंगी विद मोस्ट क्वेश्चन, विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और जिस पॉइंट पर जो क्वेश्चन बनता है आपको मेरी वीडियोस में अवेलेबल होगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। सेकेंड थिंग, अगर आपको नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जब वहाँ पर मैं आपको यहाँ इनके पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवा दूँगी। इसके अलावा बात की जाए प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी चैप्टर नंबर 1। किसी भी वीडियो में मैं एक चैप्टर को कंप्लीट नहीं करवाऊंगी। सारे चैप्टर्स यानी कि जितने चैप्टर्स रहने वाले हैं उनको मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, यानी कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हम इजीली समझ सकें। क्योंकि अगर एक ही वीडियो बनाएंगे तो वो बहुत लेंथी होगा, तो स्टूडेंट को भी इशू होगा। ठीक है, और कोई पर्टिकुलर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को एक ही टॉपिक चाहिए तो फिर इशूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, आपका फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स में यहाँ पर बंटने वाला है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की अगर बात की जाए तो आई विल डिस्कस मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आफ्टर दैट इन द पार्ट 2 आई विल कंसल्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देन वी विल डिस्कस नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर आपकी बुक में 4 दे रखी है, एक वीडियो में 2 की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी हम 2 की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात की जाए आपके लास्ट बचेगा फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। तो लास्ट वीडियो की वीडियो नंबर 5, उसमें हम फंक्शनल एरियाज आपके पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? जस्ट फॉर बेसिक इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट इन डे टू डे लाइफ वी ऑल्सो डू मैनेजमेंट। हाउ? इफ वी आर गोइंग स्कूल। ओके, जस्ट अ बेसिक एग्जाम्पल, एज आई ऑलवेज टेक अ वेरी ईजीएस्ट एग्जाम्पल्स इन माई वीडियोज़। आप लोग क्या करते हो, स्कूल जाते हो, मैनेजमेंट करते हो, कैसे करते हो भाई? अपना बैग आप क्या कर रहे हो, बुक्स उसमें रख रहे हो, आपको पता है कि कल कौन सी टीचर का सब्जेक्ट पीरियड आने वाला है तो उसी की बुक्स आपको रखनी है, अपनी यूनिफॉर्म आप प्रेस करके रखते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई और इक्विपमेंट आपको चाहिए स्कूल जाने के लिए। ठीक है, स्कूल जाने के लिए अलार्म आपको लगाना है, तो वो क्या कर रहे हो आप? मैनेजमेंट करो ताकि आप स्कूल टाइम पे पहुंच सको। उसके अलावा हर इंसान अपनी लाइफ में मैनेजमेंट करता ही करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट कोई भी काम नहीं हो सकता। आप यहाँ पर क्यों हो, ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको आपके बोर्ड एग्जाम पर फोकस है, जबकि आपके बोर्ड एग्जाम तो अभी बहुत दूर है, लेकिन उसके पहले आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई स्टार्ट कर दी। क्यों? मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स दैट आई हैव टू ब्रिंग गुड मार्क्स इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई यू आर हियर। ओके, सो व्हाट इज मैनेजमेंट इन द वेरी इजी लैंग्वेज? द कनेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 इज कॉल्ड बॉन्ड। हमें ये तो पता ही है ना कि जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें क्या होती है, जुड़ जाती हैं, तो वो क्या बना लेती हैं, एक बॉन्ड बना लेती हैं। जैसे आपके और आपके फ्रेंड के बीच में भी क्या होता है, एक अच्छा बॉन्ड होता है ना, तो वैसे ही वो यहाँ पर क्या बना लेती है, आपके बॉन्ड।
एज ए टू एटम्स आर बाउंड टू फॉर्म एन अपार्चस, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि अगर दो या दो से अधिक अणु जुड़ जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एक सॉरी आपके यानी कि दो परमाणु जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अणु, ठीक है। लेकिन उनको क्या करना पड़ रहा है, जुड़ना पड़ रहा है, उनके बीच में बॉन्ड हो रहा है। इसके बाद अब प्रीफिक्स ऑफ संस्कृत, प्रीफिक्स तो आई थिंक सब लोग समझते होंगे, उपसर्ग इसे कहते हैं हिंदी का। कौन सा है आपका, प्रेसिडेड बाय द बॉन्ड, ठीक है। यानी कि अगर सॉरी बॉन्ड के पहले अगर आपका क्या लग जाए, जो आपका प्रीफिक्स है संस्कृत का अगर वो बॉन्ड के आगे लग जाता है तो क्या बन जाता है, हिंदी का प्रबंध, और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट को भी अगर आप टुकड़े करके देखना चाहो तो बहुत सी ईजी से, मैन क्या कर रहा है, मैनेज, ओके, मैनेज मैन, इसको आप टुकड़े कर लीजिए, MANAGE, मैनेज कौन कर रहा है, मैन, ठीक है। यानी कि मैन के द्वारा जो मैनेज किया जा रहा है उसे हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट कह सकते हैं। टू और मोर पीपल कंप्राइजेस ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल पर्सन तो काम करता नहीं है, ठीक है। कम से कम किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो तो मिनिमम होते ही हैं, बट यहाँ तक एग्जांपल लिया गया दो लोगों का कि ऑफ कोर्स बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा तो एटलीस्ट वहाँ पे एक छोटा ग्रुप 5-7 लोगों का मिनिमम होगा ही होगा। दिस बॉन्ड हैज़ क्रिएटेड द फैमिली एंड सोसाइटी, ओके। कहीं भी आप जाओगे, अगर आप समाज में रह रहे हो कि संगठन में रह रहे हो, परिवार में भी रह रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है, लोग होते हैं और लोग एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। सिविलाइजेशन एंड कल्चर आर क्रिएटेड विद द टेक्निक्स ऑफ द नर्चरिंग ऑफ फैमिली लाइफ, वेज ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी एंड द नेचर ऑफ द प्रोसेस of using raw material, person, family, society or organization uses resources to fulfill their needs. But in order to use these resources efficiently, the application of knowledge and science, philosophy and skill are considered as management, or you can say as management study. ठीक है, इसका आपका यहाँ पे क्या मतलब है कि आपकी जो सभ्यताएं हैं और आपका रहन सहन का तरीका है वो सब कैसे मिलता है आपको, संस्कृति से। फिर देन फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपके ऑर्गेनाइजेशन, उनकी क्या करते हैं, आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रयोग करते हैं। अब आप भी अपनी क्या करते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज का यूज़ आप करते हो। जो वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, रॉ मटेरियल, पर्सन, इन सब का अपने जो गोल्स होते हैं, ठीक है, उनको यूज़ करते हैं उनको अचीव करने के लिए। इसके बाद आपका और उसके लिए उनको क्या चाहिए होता है, उनको नॉलेज चाहिए होती है, उसके लिए उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। और उसके बेसिस पे ही क्या किया जाता है, मैनेजमेंट या मैनेजमेंट स्टडी की जाती है। इसके बाद की जो थ्योरी है, ठीक है, वो वहाँ पर आपको पुराने टाइम में कैसे मैनेजमेंट डेवलप हुआ इन सब के बारे में बता रखा है। बेसिकली एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। और जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको इजीली यहाँ पर बताऊंगी जब हमारा चैप्टर का 5th पार्ट चल रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा जहाँ पर जो पॉइंट क्रिएट होगा वहाँ पर भी हम सेम टाइम क्वेश्चन लिख लेंगे, तो साथ में अपने कॉपी पेन लेकर बैठें, ओके, ताकि आपको जहाँ भी लग रहा है कि मैम ने ये बताया वहीं पर आप उसको हाईलाइट करके क्वेश्चन वहाँ पर बना लें। इसके बाद देखा जाए तो हम सीधे बात करेंगे आपके 5M की, ठीक है। आपके 5M, लेट मी फाइंड इन योर बुक। 5M में आते हैं। बेसिकली जब मैनेजमेंट की बात की जाती है तो वहाँ पर 5M's होते हैं। M फॉर मनी, M फॉर मेथड, ठीक है, M फॉर मशीनरी, M फॉर मार्केट और M फॉर मैन। अगर मैन ही नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एकदम वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। इनको आप लिख लीजिएगा क्योंकि मे बी आपकी बुक में ये है बट यहाँ पर जो PDF है इसमें मुझे शो नहीं हो रहे हैं, तो आप इन 5M की थ्योरी को लिख लीजिएगा। M फॉर मनी, M फॉर मैथड, M फॉर मैन और M फॉर मशीन। देन लास्ट बचता है M फॉर मार्केट। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मैंडेटरी थिंग है, ठीक है। अगर ये 5 नहीं होंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका वर्क नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करने के लिए 2 ही चीज़ चाहिए होती है कि वर्क कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट और इफेक्टिव, यानी कि वो टाइम से भी पूरा होना चाहिए और उसकी कॉस्टिंग भी क्या होनी चाहिए, आपके कम आनी चाहिए। यहाँ पर रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट एंड द टीचर्स ये दे रखा है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट यूजलेस, ये चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करती। जहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम केवल उसकी बात करेंगे। क्लियर, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, to change the condition and direction of individuals and families in our society, to provide healthy and high standard of living, to employ young educated people, to protect the nation, and the only important elements that lead to economic and technological progress on the world screen is effective management and efficient manager। यानी कि मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए भाई, आप अपना काम भी बेस्ट करो और आपकी कॉस्टिंग भी लो आए, और एफिशिएंट होना चाहिए कि जो अपना काम कर रहा है बहुत तरीके से कर रहा है, टाइम टू टाइम पूरा कर रहा है। ये दोनों चीज़ें किसी भी मैनेजमेंट के लिए मैंडेटरी थिंग्स होती हैं यहाँ, ठीक है।
इसके बाद हम सीधे बात करेंगे आपके मैनेजमेंट की डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस आपको सारी याद नहीं करनी है। सेकंड थिंग, डेफिनेशन का हमेशा एक पैटर्न होता है, जिस भी ऑथर की वो डेफिनेशन है उस ऑथर का नाम मैंडेटरीली लिखा जाएगा, और इसके अलावा आपकी जो डेफिनेशन होनी चाहिए हमेशा और हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में वो आप लिखेंगे, ठीक है। ये एक बेस्ट वे होता है प्रेजेंटेशन का, और यहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। सेकंड थिंग, आप किसी भी डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, जो वर्ड टू वर्ड वहाँ पर लिखिए आपको वही वर्ड टू वर्ड आपको एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है। Perhaps the general meaning of management may have been understood from the above mentioned introductory description because the use of management is universal and omnibus, therefore it has been defined with different approaches, ठीक है। मैनेजमेंट की देखा जाए तो एक बहुत पर्टिकुलर आप एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे मैनेजर्स ने और जो भी पुराने रिसर्चर्स थे उन्होंने बहुत सारे डेफिनेशंस यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो एक ही डेफिनेशन क्या होगी, परफेक्ट होगी, ये नहीं माना जा सकता, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर डिफरेंट अप्रोचेस को पढ़ते हैं। तो बहुत ही इजी वाली जो डेफिनेशन है आपकी वो है अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, ये आप लर्न कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि एक तो ये छोटी है। सेकंड थिंग, डेफिनेशन आप चाहे 4 लाइन की लिखो चाहे 1 लाइन की, अगर डेफिनेशन करेक्ट है तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं। वहाँ पर ये मतलब नहीं होता कि आपने बड़ी लिखी है छोटी, ठीक है। डेफिनेशन इज डेफिनेशन, वहाँ पे वर्ड्स मैटर करते हैं, उनकी लेंथ नहीं। मैरी पार्कर फॉलेट क्या कहती है, मैनेजिंग इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। बहुत इजी सा, यानी कि मैनेजमेंट क्या है, ये है मैनेजमेंट कि दूसरों से आपने कार्य करवाना है। यानी कि एक मैनेजर क्या करता है, वो अपने मेंटल एबिलिटी से दूसरों से काम करवाता है, ठीक है। ऑफिस में अगर कोई इंसान जा रहा है ज्वाइन करने तो वो खुद के मन से काम नहीं करता, वो अपने मैनेजर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। तो मैनेजिंग इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, यानी कि प्रबंध क्या है, दूसरों से कार्य करवाने की एक कला है, इट्स एन आर्ट। सेकंड डेफिनेशन है आपकी लॉरेंस एप्ले, मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, यानी कि ये क्या है, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही क्या मानते हैं प्रबंध। यानी कि बात वही है, मैरी पार्कर फॉलेट की बात इन्होंने घुमा दी कि आप काम दूसरों से करवा रहे हो, ठीक है, और दूसरों की वजह से आपको रिजल्ट मिल रहा है, और वो क्या है, आपका मैनेजमेंट है। इसके बाद अगर बात की जाए तो हैरोल्ड कुंट्ज, ठीक है, इट्स नॉट एज इम्पॉर्टेंट, और क्रिटनर ये भी मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम सीधे बात करेंगे आपके F.W. टेलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ योर बुक, ठीक है। 2 हमने ऊपर करी, मैरी पार्कर फॉलेट की, लॉरेंस एप्ले की, क्योंकि ये हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बनकर आ जाए, डिफाइन द मैनेजमेंट, ठीक है, तो वहाँ पर आप किसी भी ऑथर के बारे में उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, डिफाइन द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉरेंस एप्ले, देन आपको उन्हीं की दी हुई डेफिनेशन वहाँ पर लिखनी है। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, यहाँ पर ओनली टेलर दिया है, जबकि इनका पूरा नाम है F.W. टेलर, और वो क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। F.W. टेलर को उन्होंने बोला है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ये कहते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर। यानी कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है क्या जानने की, कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये देखना कि जिससे आप वो करवा रहे हो काम वो बेस्ट तरीके से हो रहा है या नहीं, और दूसरी बात है वो सस्ते तरीके से हो रहा है या नहीं, ठीक है, वही बेस्ट मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर। आई थिंक इसको याद करने में भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। टेलर के अनुसार प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, पहले तो आप ये जान लो और उसके बाद देखो कि जो आप करवाना चाहते थे वो सही तरीके से और चीपेस्ट तरीके से हो रहा है या नहीं। इसके बाद है स्टैनले वेंस की, ठीक है, क्लर्क की और मैकफार्लैंड की। इतनी सारी डेफिनेशंस रीड करने का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, हमने जो इंपॉर्टेंट थी वो रीड कर ली है। इसके बाद हम सीधे आएंगे आपके कंक्लूजन पर। सेकंड थिंग देखो, कंक्लूजन आपको ऐसा नहीं है कि लर्न करना है, ओके, कंक्लूजन आपको लर्न बिल्कुल नहीं करना होता। अगर आपको मीनिंग आ गई, आपको डेफिनेशन आ गई, तो कंक्लूजन आप ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर उसको आप रटो मत, ठीक है। ऑन द अबव बेसिस इट कैन बी सेड, or as usual we say in the conclusion, we can say in the last, we can say management is an art and science that is involved in overall activities from getting work done through others, minimizing the cost, and from planning and controlling to achieve the objectives of the organization with the help of humanitarian efforts, ठीक है। हमने जो बातें पढ़ी उसी को इन्होंने सारे पॉइंट्स में घुमा दिया। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि मैनेजमेंट एक आर्ट है।
मैनेजमेंट इज ऑल्सो इन साइंस दैट इज इन्वॉल्व इन ओवरऑल एक्टिविटीज, जो सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। मैनेजमेंट के बिना कोई भी एक्टिविटी सही तरीके से नहीं की जा सकती। फ्रॉम गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, ये हमने मैरी पार्कर फॉलेट की डेफिनेशन में लाइन पढ़ ली थी। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, मैनेजमेंट का काम ही क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। एंड फ्रॉम प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये इसके क्या होते हैं, ये मैनेजमेंट के वर्क्स होते हैं, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग टू कंट्रोलिंग जितने भी काम है वो करना टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। क्योंकि एफर्ट्स कौन करेगा, ऑफ कोर्स बताए ना, मशीन तो करेगी नहीं, बिल्डिंग तो करेगी नहीं, एफर्ट्स किसको करने पड़ेंगे, ह्यूमन को। जैसा हमने पढ़ा है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, मनी, लैंड, ठीक है, मशीन, मैन, और लेकिन सबसे मेन कौन सा होता है आपका रिसोर्स, मैन। अगर मैन ही नहीं है तो बाकी सारे रिसोर्सेज आपके यूजलेस हो जाते हैं, क्योंकि मशीन अपने आप चलेगी नहीं और पैसा भी अपने आप खर्च तो होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की। मैनेजमेंट इज डिफाइंड बाय स्कॉलर्स इन वेरियस वेज, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग स्कॉलर्स और रिसर्चर्स ने क्या करा है, इसको अलग अलग वेज में डिफाइन किया है, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद करने की नीड नहीं होती, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, अगर आपने किसी चीज़ के बारे में जान लिया, लाइक कंक्लूजन, आपने मीनिंग पढ़ लिया, आपने उसका कंक्लूजन भी दे दिया, आपने डेफिनेशन दे दिया, तो आप उसके बारे में जान गए। ऑफ कोर्स ही बात है, लाइक समबडी इज आस्किंग यू, ठीक है, दैट टेल मी अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, तो आप इजीली अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आप उसकी आदतें जानते हैं, आप उसका कैरेक्टर जानते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आपने मैनेजमेंट के बारे में जान लिया कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, देन मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताना कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। सेकेंड थिंग, बिजनेस स्टडीज़ में हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। ये जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंटों में ना देकर आपको डिस्क्रिप्शन वे में दे रखा है, आप इसको कितना भी लिख लो, अगर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का आया है, ठीक है, तो ये मान के चलो कि फुल आउट ऑफ फुल तो नहीं मिलते, मैक्सिमम 3rd 4th आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर जितना आप डायग्राम में और पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या पॉइंट हो गया, मैनेजर्स गेट वर्क डन फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। एंड दे देमसेल्व्स मैनेज मैनेजरल वर्क सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। यानी कि क्या करते हैं मैनेजर्स, खुद तो दूसरों से काम करवाते हैं, खुद मैनेजरल लेवल के काम करते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन और कंट्रोल। लेकिन आप कहोगे मैम इसका पॉइंट, तो इसका पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसका मेन पॉइंट क्या बनेगा, मैनेजर्स गेट वर्क डन फ्रॉम अदर, ठीक है, यही इसका पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद जब आप इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन देखा जाए तो मेन पॉइंट इसका यही बनेगा। मैनेजिंग वर्क इज नॉट इररिलेवेंट एंड एमलेस, देयर आर सर्टेन प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कि क्या होता है, देखा जाए तो बेसिकली ये क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही प्रोसेस है, तो यहाँ पर से पॉइंट बन जाएगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोसेस। और उसके बाद आप इसका क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। मैनेजिंग वर्क इज़ नॉट इररिलेवेंट एंड एमलेस, यानी कि मैनेजमेंट तो आप करो लेकिन आपका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, आपका कोई एम ही नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एकदम यूजलेस हो जाएगा। इसलिए इसका पॉइंट बनेगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोसेस। थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए तो मैनेजिंग वर्क इज़ ईजी टू गेट डन इन अ फॉर्मल ग्रुप, ग्रुप्स ऑफ अनऑर्गेनाइज पीपल आर ओनली क्राउड विच इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज। मैनेजमेंट किस में किया जाता है, केवल फॉर्मल ग्रुप में किया जाता है, इनफॉर्मल ग्रुप को आप मैनेज भी नहीं कर सकते। इनफॉर्मल ग्रुप तो यानी कि आपकी भीड़ हो एक तरीके से, वो क्या है, केवल एक क्राउड है और उसको आप इजीली मैनेज भी नहीं कर सकते। मैनेज किसको किया जा सकता है, केवल फॉर्मल ग्रुप्स को, और वहीं पर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर आपका पॉइंट बन जाएगा ओनली फॉर्मल ग्रुप्स कैन बी मैनेज, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूमन वर्क, यहीं पर इसने इस पॉइंट को क्लियर कर दिया कि मैनेजमेंट क्या एक ह्यूमन वर्क है। जैसा मैं अब तक आपको बताती आ रही हूँ कि उसके लिए कोई मशीन और आपका पैसा वर्क नहीं करेगा, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए वो ह्यूमन माइंड ही है। द मैनेजमेंट वर्क इज़ डन बाय द बेस्ट और स्पेशल पीपल ऑफ द सोसाइटी, सच पर्सन्स इन शॉर्ट कॉल्ड मैनेजर्स हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कॉग्निशन। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ की नॉलेज लेते हैं, या फिर हो सकता है वो चीज़ उनको गॉड गिफ्टेड हो। जैसा हमें बताया गया बेस्ट और स्पेशल पर्सन, हर कोई तो मैनेजमेंट नहीं कर सकता। लाइक फॉर एग्जांपल क्लास का हर कोई मॉनिटर बनता है क्या, नहीं। टीचर को पता होता है कि कौन बच्चा क्लास को मैनेज कर सकता है, तो उसी को मॉनिटर बनाते हैं, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग स्कूल में स्टाफ होता है तो एक स्टाफ हेड होता है, उसी को बनाया जाता है जिसको सबको पता होता है कि स्टाफ को मैनेज कर लेगा। तो बेस्ट और स्पेशल पीपल ऑफ द सोसाइटी, सच पर्सन कैन डू मैनेजमेंट। दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, ठीक है।
तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या क्रिएट हो गया, चैलेंजिंग टास्क। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पर इन्होंने 15 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, आपको इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद नहीं करने, यहाँ मैं आपको केवल समझाने के पर्पज से बता रही हूँ। आपको केवल 6 to 8 जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो याद करने हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि टेल अबाउट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर किसी आपको पॉइंट के बारे में बता देंगे, लाइक हाउ द मैनेजमेंट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, देन आपको क्या करना है, इसको डिस्क्राइब करना है। 6th है आपका पॉइंट, मैनेजिंग इज़ अ क्रिएटिव टास्क। अगेन हमें एक पॉइंट मिल गया कि क्रिएटिव टास्क, ओके। इसके नोट्स मैं आपको PDF में टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। दैट कंट्रीब्यूट्स टू द क्रिएशन ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जैसा कि मैंने इन 2 वर्ड्स के बारे में पहले भी आपको बताया था, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों मैंडेटरी थिंग है मैनेजमेंट के लिए। ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, मैनेजमेंट क्या है आपका, मैनेजमेंट एक बहुत ही आपका क्रिएटिव टास्क है, सृजनात्मक काम है। क्यों ये क्या करता है, जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना अच्छे रिसोर्सेज आपके यूज़ होंगे, उतना अच्छा आपका प्रोडक्शन वहाँ पर आपको मिलने वाला है, जो कि इफेक्टिव भी होगा और एफिशिएंट भी होगा। मैनेजिंग इज़ अ जनरल प्रिंसिपल, मैनेजमेंट क्या है आपका, इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल है जिनको सभी मैनेजर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो मैनेजिंग हैव अ जनरल प्रिंसिपल। दिस थ्योरी हैज़ बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव रिसर्च एंड वाइड एक्सपीरियंसेस बाय वेरियस एकेडमिशियंस, थिंकर्स एंड मैनेजर्स। जो पुराने रिसर्चर्स, मैनेजर्स और थिंकर्स और एकेडमिशियंस हैं, ठीक है, उन्होंने रिसर्चेस की और डिफरेंट उन्होंने क्या करे हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनको अब जो मैनेजर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। और हो सकता है कि अभी भी जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, हो सकता है कुछ नए आपके लिए क्या हो, आपके लिए यानी कि इंडस्ट्री के लिए नए नए प्रिंसिपल्स बनते रहें, क्लियर। तो उनको फिर आगे वाली जनरेशन को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर आपका पॉइंट बन गया, मैनेजिंग इज़ अ जनरल प्रिंसिपल। छोटा सा पॉइंट है, द मैनेजर शुड हैव द एबिलिटी टू लीड, ठीक है, यानी कि एक मैनेजर में क्या होना चाहिए, उसमें लीड करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर उसमें लीड करने की एबिलिटी नहीं है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर क्या करता है, मोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है, उनसे अपनी बातें मनवा नहीं सकता, अपने काम सही से नहीं करवा सकता। 9 पॉइंट की अगर बात की जाए, द मैनेजर डज वॉट एवर डज बाय डिसीजन मेकिंग, समटाइम्स देयर हैज़ टू बी अ डिसीजन आइदर इन रिलेशन टू डूइंग सम वर्क और रिगार्डिंग द अवॉइडेंस ऑफ एनी वर्क। यहाँ पर फोकस किस पर किया गया, डिसीजन मेकिंग पर। तो यहाँ पर आप इसका पॉइंट क्या बना सकते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज़ मैंडेटरी फॉर मैनेजर्स, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। इफ़ आप यहाँ पर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने डिसीजन लिया है ना कि ठीक है हमें इन मैम की वीडियो देखनी है या फिर किसी और टीचर की वीडियो देखनी है, क्लियर। आप किसी स्कूल में हो तो आपने ये डिसीजन लिया ना कि हमें इस स्कूल में जाना है। आप कॉमर्स में हो तो आपने ये डिसीजन लिया कि हमें आर्ट्स नहीं लेनी है, हमें साइंस नहीं लेनी है, हमें कॉमर्स लेनी है। तो लाइक जैसे डे टू डे लाइफ में हम खुद भी डिसीजन लेते हैं, वैसे ही मैनेजर्स को भी डिसीजन वहाँ पर लेने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यू कैन ऑल्सो से। तो इसका पॉइंट आपके लिए बन जाएगा। उनको समटाइम्स नहीं, उनको हर बात पर मैनी टाइम्स उनको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मैनेजर्स कैन डेलीगेट सम ऑफ देयर अथॉरिटीज टू देयर सबऑर्डिनेट्स फॉर गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल के मैनेजर्स हैं, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो बार बार छोटे लेवल का जो मैनेजर है उसको अगर कोई क्वेश्चन अपर लेवल के मैनेजर से पूछना पड़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। जैसा हमने 11th क्लास में कम्युनिकेशन चैप्टर में पढ़ा था कि 1 by 1 क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप अपना जो भी आपको मैसेज होता है वो पहुंचाना पड़ता है, फिर मेन वाले मैनेजर के पास पहुंचेगा, फिर वो रिवर्ट देगा तो वो भी स्टेप बाय स्टेप आपके पास आएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। इससे बेटर क्या है कि मैनेजर्स कैन डेलीगेट सम ऑफ देयर अथॉरिटीज़ टू देयर सबऑर्डिनेट्स, कि कुछ जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दो। उससे क्या होगा, आपको यानी कि एक मैनेजर को बहुत सारे प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी, और जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनका इंटरेस्ट इंडस्ट्री में यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेगा। सबऑर्डिनेट कैन फर्दर डेलीगेट सम ऑफ देयर अथॉरिटीज़ टू देयर सबऑर्डिनेट्स, देयरफॉर एवरी सबऑर्डिनेट ऑल्सो बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स असाइन अथॉरिटी, क्योंकि अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हो तो ऑल्सो क्या होता है, वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द लेवल ऑफ द अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट ईच लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड। फिर हर लेवल पर क्या होता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर बढ़ने लगती है। और सेकंड थिंग, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ चलती हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपके 10th पॉइंट का क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़। 11th पॉइंट की अगर बात की जाए आपके, तो ये क्या होता है, द मैनेजमेंट वर्क इज़ अफेक्टेड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
आपका पॉइंट बन जाएगा मैनेजमेंट इज इफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। और देन आप एक्सप्लेनेशन में बताओगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी देखा जाए तो आपके इवन आपके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स इंटरनल होंगे और बहुत सारे फैक्टर्स क्या होंगे आपके लिए एक्सटर्नल होंगे जो आपको इफेक्ट करते हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंटरनल होते हैं उनके एम्प्लॉयज़, ठीक है, उनके ओनर्स, और एक्सटर्नल होते हैं गवर्नमेंट, उनके कस्टमर्स। और ये सब क्या होते हैं, उनको पूर्णतः यानी कि टोटली उनको इफेक्ट करता है। जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक कंडीशन हमारी कोरोना की चल रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने पूरी तरीके से हमें इफेक्ट किया, इवन हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल आपके सामने कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने आपको इतना इफेक्ट कर दिया है कि पूरी तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से छोटी सी दुनिया में आपकी बदल ही गई। कहाँ तो अभी आप स्कूल जा रहे होते हो, कहाँ भी आपको ऑनलाइन बैठकर यहाँ पर पढ़ना पड़ रहा है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसने आपको इफेक्ट किया है। वही इंटरनल एनवायरनमेंट, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, ठीक है, तो क्या होता है, आप स्कूल नहीं जा पाते, तो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट आपको इफेक्ट कर रहा है। Organization and at the same time affects its too. There are employees and resources employed in the internal environment, whereas in the external environment is an economy, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी डे टू डे बदलती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ बदलती रहती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बदलती हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, हो सकता है टैक्स की रेट चेंज हो जाए, हो सकता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ में कुछ चेंज कर दें। ठीक है, और आपका बिजनेस, मान लीजिए आपकी प्लास्टिक पॉलिथीन बनाने की कोई फैक्ट्री है, सडनली पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या करा, रूल ही चेंज कर दिया, आपका लीगल एनवायरनमेंट चेंज हो गया कि अब आपकी कंट्री में पॉलिथीन्स बैन हो रही हैं, तो आपकी फैक्ट्री किस काम आएगी, आपकी फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी। तो फिर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने पूरी तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट किया है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ एनवायरनमेंट इफेक्ट द मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे मैंने 13 पॉइंट केवल समझाने के पर्पज़ से मैं आपको बता रही हूँ, केवल आपको 6 to 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं भी लास्ट में बता दूंगी, केवल आप उन पर फोकस करें। 12 पॉइंट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट्स एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, ह्यूमन एफर्ट्स को और जो फिजिकल रिसोर्सेज, आपकी मशीन, आपकी बिल्डिंग, आपकी मनी, ठीक है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। अगर इनके बीच में ही कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ना तो मैन ढंग से काम कर पाएगा, और अगर मैन ढंग से काम नहीं करेगा तो जो आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मशीन वगैरह, इनको कौन यूज़ में लेगा, ये बिल्कुल आपके लिए वर्थलेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट so that the objective of the organization and the expectation of all sections related to it can be accomplished efficiently and effectively. As I always say, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, सेकंड थिंग, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है, हाउ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन, ये भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 13 पॉइंट की अगर बात की जाए, द मैनेजर टेक इनटू अकाउंट द इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स रिसोर्सेज, यानी कि वो क्या करता है, अपने संसाधनों की प्रभावी उत्पादकता पर ध्यान देता है। उसके जो संसाधन है वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, उनका प्रोडक्शन सही हो रहा है या नहीं, वो उस पर फोकस करता है। इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू मी। 14 एग्जाम्पल की बात की जाए, मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ही आपको दे दिया है, मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, इट कैन बी कम इन question of 2 marks or either can be in 1 mark. Okay, it is a function taken in small, large, religious, political, military, social and business organization. As I am saying from starting of my video कि मैनेजमेंट हर चीज़ में होता है, इवन इफ़ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट एंड योर मम्मा इज़ अ होम मेकर, ठीक है, और अ हाउस वाइफ, अदरवाइज वी कैन से लाइक टॉक अबाउट रिलीजियस टेम्पल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, मिलिट्री। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, कि किसी भी जगह चले जाओगे तो मैनेजमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो सारी चीज़ें चलना ही बंद हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको मैम रिलीजियस मंदिर में कैसे मैनेजमेंट होता है, कोई बहुत बड़ा त्यौहार है, मान लीजिए बहुत बड़ा फेस्टिवल आया, क्लियर, तो और उन्हीं भगवान का वो फेस्टिवल है, तो मंदिर में क्या होती है, भीड़। अब वहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग से ही वहाँ पर क्या किया गया है, लंबी लाइन लगाई गई है, वहाँ पर पिलर्स लगाए गए हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या करा है, वॉलंटियर्स को खड़ा किया ताकि भीड़ कंट्रोल है, तो वो मैनेजमेंट है। अदरवाइज़ वहाँ पर उन्होंने किसी प्रकार का कोई मैनेजमेंट कराई नहीं, और वहाँ पर ऑन द डे जिस दिन वो फेस्टिवल है वहाँ पर अगर भगदड़ मच जाती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिंपल सी बात है, उनका मिसमैनेजमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, मैनेजमेंट हर जगह होता है, आइदर इट कैन बी स्मॉल, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और इट बी अ रिलीजियस, पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल पावर, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू कैन टिक इट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट। यानी कि मैनेजमेंट क्या है, एक इनविजिबल पावर जिसको आप देख और छू तो नहीं सकते, पर अगर वो मिसिंग है तो फिर आप उसकी पावर पता लगा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको टेम्पल का और क्या दिया एग्जाम्पल, कि अगर आप क्या गए टेम्पल में गए, वहाँ भगदड़ मच गई तो आपको पता था वहाँ पे मिस मैनेजमेंट की वजह से ऐसा हुआ। अगर वहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा होता तो आप ही तब वहाँ की क्या कर रहे होते, तारीफ कि उस मंदिर का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था, ठीक है, और हम आराम से हमारी जो भगवान के, ठीक है, दर्शन वगैरह करके हम वापस आ गए। इसी अकॉर्डिंग आपके स्कूल का मैनेजमेंट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो किसी काम करवाने के लिए, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आप बैंक में गए खाता खुलवाने के लिए और आपसे किसी ने वहाँ पर एजेंट ने बात ही नहीं करी, तो आप क्या कहोगे कि यार कितना गंदा बैंक है, कैसा मिसमैनेजमेंट है कि मुझे तो वहाँ पर नहीं जाना। और वैसे ही अगर आप किसी बैंक में गए, वहाँ पर जाते ही आपका अकाउंट ओपन कर दिया, आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन ली गई, बहुत प्रॉपर तरीके से आपका काम किया गया, तो क्या हुआ, आपने खुद क्या बोलोगे कि बहुत अच्छा बैंक है और सब लोगों को, यानी कि जो हमारे नियर बाय लोग हैं, एटलीस्ट मैं उनको वो प्रेफर करूँगा। तो वहाँ पर आपने क्या देखा, प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हेन ऑल द वर्क इज डन एफिशिएंटली, द एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड, the organization has a cordial work environment and then the presence of the management power is easily estimated। यानी कि अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाई होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होगा, तो आपको पता चलेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा मैनेजमेंट है। समटाइम्स द absence of invisible power of management is realized when the institution starts going towards failure। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, फेल होना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मैनेजमेंट बिगड़ता जा रहा है। एट सच अ टाइम द पावर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एक्नॉलेज्ड बाय सेइंग दैट इन द एब्सेंस ऑफ इट इज ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फ्लडेड ड्यू टू मिसमैनेजमेंट। इस वाले पॉइंट को आप एज इट इज़ याद कीजिएगा, मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल पावर, ठीक है, फॉर अ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल्सो इट कैन बी कम इन 2 marks क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल पावर। जो 6 to 8 पॉइंट्स की मैंने बात की थी उसमें फर्स्ट नंबर का आपका ये है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सेकेंड नंबर का पॉइंट है आपके लिए ये, ठीक है। और इसके बाद है आपका 12th नंबर पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट्स वाला। 11th पॉइंट, मैनेजमेंट अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। 10th भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है आपका 6th पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ अ क्रिएटिव टास्क। और स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट था आपके सेकंड वाला, मैनेजमेंट इज़ अ ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोसेस। ओके, ये 5-6 पॉइंट्स आप अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि आपको 15 पॉइंट्स में उलझने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं ट्राई करूँगी मैं मेरे नोट से पढ़ाऊँ, जैसा मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को हमेशा मेरे नोट से वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। आई विल ट्राई दैट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी मेरे नोट्स बहुत जल्दी मैं अवेलेबल करवा सकूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप ईजिली मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें।